अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आज प्रोग्राम में हमने बात करनी है जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत के ख़त का जवाब दिया है। प्रोग्राम में आगे जाकर उसको डिस्कस करेंगे, अपने एनालिस्ट के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले तोशा खाना केस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मुअत्तली चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, उसके ऊपर समाअत चल रही है, उसका जिक्र करते हैं। न सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में कल हमने देखा कि जब ये पिटिशन लेकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील गए तो बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस भी सामने आई और फिर ऑर्डर भी सामने आया जिसमें ये कहा गया कि आज तवक्को की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसके ऊपर फैसला दे और फिर सुप्रीम कोर्ट उसी फैसले की रोशनी में या उसी को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी आगे का लाहा अमल तय करेगी। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई। आज लतीफ़ खोसा साहब ने जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना मुद्दा सामने रखा। फिर बारी आई इलेक्शन कमीशन के वकील की, उन्होंने अपने दलाइल शुरू किए तो थोड़ी देर बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके पास तोशा खाना केस की अपील है उसके ऊपर समाअत मुलतवी कर दी। और फिर उसके बाद बताया गया कि बेंच में शामिल एक जज जस्टिस नकवी साहब वो लाहौर के लिए शायद ज़राए के मुताबिक रवाना हो गए। तो इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि अब अगले हफ्ते तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। कल भी समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन सामने आई, ना सिर्फ ये बल्कि इस केस को सुनना, इसके मेरिट्स को डिस्कस करना, इसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। न सिर्फ सियासी शख्सियात की तरफ से बल्कि जो पाकिस्तान बार एसोसिएशन के रहनुमा हैं उन्होंने भी, पाकिस्तान बार काउंसिल के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से मातहत अदालत को डायरेक्शन का तासुर मिला। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ ये ऑब्ज़र्व भी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कल के रिमार्क्स में भी कहा गया कि आज तवक्को की जा रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर कोई फ़ैसला दे या कुछ आगे बढ़े और फिर सुप्रीम कोर्ट उस तरह से समाअत करे। लेकिन ऐसा ना हुआ। समाअत मेरिट के मुताबिक या जिस तरह से उसका फ़्लो था उसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलती रही और फिर सुप्रीम कोर्ट को अपनी समाअत उसके मुताबिक मुलतवी करना पड़ी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तवक्कुफ़, थोड़ा इसमें ठहरना, नर्म रवैया अपनाना, ये तासुर मिलता है? और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है, अपने तज्ज़ियाकारों से ये जानेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, हफीज़ुल्लाह न्याई साहब, मज़हर अब्बास साहब और बेनज़ीर शाह साहब अभी हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किए हुए हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए अलीना, आज गालिबन थोड़ा सा मीडिया के हवाले से भी कुछ रिमार्क्स जो मैंने देखे हैं वो आए कि चीफ जस्टिस ने कि मीडिया के हवाले से मीडिया के बाद लोग शायद गुस्से का इज़हार करते हैं जजेस के बारे में। मसला गुस्से का और गुस्से का इज़हार होना भी नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। बहुत ज़्यादा कमेंट भी जजेस पर नहीं होने चाहिए, ये बात भी ठीक है। लेकिन ज़रा अगर हम देखें, इसका अंदाज़ा करें कि ख़ुद कोर्ट्स जो हैं कितनी हाइप क्रिएट करती हैं चीज़ों में। जब आप ऐसी ऑब्जर्वेशंस देते हैं, ऐसे रिमार्क्स देते हैं जो कि जनरली माजी में नहीं दिया करते थे, माजी में जजेस अपने जजमेंट से बोला करते थे, तो जब आप रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस, इस तरह की चीज़ें आएंगी कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि डिस्कशन का हिस्सा बन जाएंगी, तो फिर ये बातें चीज़ें आती हैं। देखिए आज रवैया बिल्कुल कल के मुकाबले में मुख्तलिफ नज़र आया। लगता यह है कि या तो वो रियलाइजेशन हुई कि शायद हो सकता है गलत हो ये ऑब्ज़र्वेशन, लेकिन या तो ये कि कल जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से बादी नज़र में ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला जो है उस पर कमेंट्स हो रहे थे और उसको वो किया जा रहा था, तो एक तासुर ये मिल रहा था कि जब ऑलरेडी हेयरिंग आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स थी तो क्या जजेस को ये रिमार्क्स, ये बातें करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। अब आज हमें इसका बिल्कुल एक मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो नज़र ही आया कि उसने जो लतीफ़ खोसा साहब मुसलसल ये बात कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इंतज़ार कर रही है, लेकिन ऐसा लगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया, मां सिवाय ये कि हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिल गया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़ाहिर है अपने मेरिट पर चीज़ों को देखेगी, राइटली या रॉन्गली चीज़ों को पीटीआई के हक़ में बात जाती है, पीटीआई के ख़िलाफ़ जाती है, और ये रियलाइजेशन सुप्रीम कोर्ट में भी आई कि नहीं, हमें इस तरीके से शायद वो नहीं करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने अगले हफ्ते तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है उसमें। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल क्या होता है,
देखिए टाइम फ्रेम नहीं दे सकते आप इस तरह, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेवल पर और अगर वो डील कर रहे हैं, एक अपील को लुक आफ्टर कर रहे हैं, कोई बहुत गैर मामूली ताख़ीर भी नहीं है इसमें, तो उस तरीके से आप नहीं वो टैकल कर सकते। तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है कि दोनों तरफ से रियलाइजेशन है, लेकिन मैं मीडिया के पर्सपेक्टिव में ये ज़रूर कहूँगा कि ओवर द ईयर्स आला अदलिया चूँकि एक केस में हाइप बना देती है, तो लिहाजा वो मीडिया के डिस्कशन का हिस्सा बनता है। तो अब ये आला अदलिया पर है कि वो इन चीज़ों को किस तरीके से वो करते हैं। मीडिया ने तो स्टोरी पिक करनी है और उस स्टोरी को फिर डिस्कशन का हिस्सा बनाना है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें इस लिहाज से केयरफुल होना चाहिए कि जब हम कमेंट कर रहे हों तो वो रिमार्क्स जो हैं वो इस तरह के ना हों जो डेरोगेटरी नज़र आएँ, जो अब्यूसिव नज़र आएँ, जिसमें एंगर नज़र आए। ये मेरा ख्याल है ये मेरा ना राइट है ना मुझे ये करना चाहिए। ठीक है शहजाद, क्या आपको भी यही वजह लगती है जो मज़हर अब्बास साहब ने जिसका इजहार किया, या फिर ये भी देख लीजिएगा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने ट्वीट किया और वो कहते हैं कि कोई ऐसी नज़ीर क्या पेश की जा सकती है कि अपील हाई कोर्ट में ज़ेर समात हो और सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच रोज़ अदालत लगाकर उसके इंतज़ार में बैठ जाए कि कब फैसला सुनाया जाए, कब वो इस फैसले पर अपना फैसला जारी करें। उन्होंने कहा है कि ये जो बेचैनी का तासुर इससे मिलता है, उसके ऊपर बड़ी तनकीद की है। बहुत शुक्रिया अलीना, मेरे ख्याल से रियलाइजेशन है, क्योंकि कल बहुत तनकीद हुई है सुप्रीम कोर्ट के उन रिमार्क्स पे कि बादियों नज़र में हमें लगता है कि गलत फैसला किया है ट्रायल कोर्ट ने या खामियां इस केस में, ये रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे, ये इंटरफेरेंस है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। तो मेरे ख्याल से कल भी हम बात कर रहे थे, हो सकता है रिपोर्ट कार्ड देख के ही उन्होंने ये जहन बना लिया हो कि हमसे गलती हो गई है, इसलिए आज रवैया उनका मुख्तलिफ था। तो मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान बार काउंसिल के रहनुमाओं ने भी तनकीद की थी इस पर आके कि अगर छोटा सा एक ऑर्डर देना भी था, वैसे तो यही एक सवाल है कि क्या वो जो दरख्वास्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सुनी भी जा सकती है या नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि ट्रायल कोर्ट बहरहाल अब अपना फैसला दे चुकी है। तो अगर ऑर्डर देना भी था तो एक वन लाइनर दे देते कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस इस वक्त ज़ेर समात है, वहां से फैसला आ जाएगा तो उसके बाद हम टेकअप कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से वो जरूरी नहीं था ये कहना कि बादियों नजर में कमजोर है और कल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला कर दे फिर हम केस सुनेंगे। अब अल्टीमेटली उनको जो है नेक्स्ट वीक तक इसकी हियरिंग डिले करनी पड़ी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब फैसला देगी उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक होगा कि वो अपील में चले जाएं। अगर फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आता है तो वो अपील में जा सकते हैं। तो ये आई थिंक रियलाइज किया है उन्होंने कि कल तजावुज किया है, उन्होंने इंटरफेयर किया है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। मुझे तो यही वजह नजर आती है आज रवैया चेंज होने की। ठीक है न्यायी साहब, क्या रियलाइजेशन है या फिर कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो समात चल रही है ना, क्या ऑर्डर कर सकते थे? देखिए जी, कल जो जैसे मेरे साथियों ने अभी फरमाया है, जो कुछ कल हुआ है वो एक अफसोसनाक सूरत हाल थी। दो चीजें उसमें थी, एक वो दरखास्त ये सुन रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ कि उन्होंने उसको उसकी जो है एक जो चीफ जस्टिस है वो ना बैठे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और दूसरा यह है कि उनके जो केस है उसको उस तरीके से जो भी उन्होंने के टाइम जो उस तरह नहीं सुना जा रहा या डिसीजन नहीं आ रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर जो है, और खुद चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो रिमार्क्स है, बाकी भी मदार नकवी साहब के रिमार्क्स बड़े एक जिसको कहना चाहिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग थी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने तो दो चीजें की जो बड़ी एक ग्लेरिंग थी। नंबर वन, उन्होंने ट्रायल कोर्ट के जज के अपने डिसीजन के लिए जो ग्राउंड्स बनाई उन्होंने उसके ऊपर अपनी रिमार्क्स दिए, फिर कल जब डिसीजन जो उन्होंने पोस्ट किया उसके अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर दिए। उन्होंने सारा बताया कि उनके गवाहों को नहीं सुना गया, आपको टाइम नहीं सुना गया, वो सारी चीजें जो कि इमरान खान साहब अगर वहां पेश नहीं हुए और शायद 1 या 2 पेशे पिछले 11 महीने में या 9 महीने में जब से केस चल रहा है, उन्होंने उसको जो है एक तरफ रखा, उसे सर्फ नजर किया और साथ उन्होंने कहा जी कि सारा खाता जज साहब को खोल दिया। बल्कि कई रिमार्क्स बड़े सख्त थे हमायूं दिलावर साहब के उनके कैरियर के बारे में, इस तरह के रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आना। तो उसके बाद हाई कोर्ट को कहा जी कि हम जो है इसका फैसला आप चूंकि सुन रहे हैं, तो उन्होंने उसके बारे में 2-3 जो है कॉन्ट्रडिक्टरी रिमार्क्स दिए। एक तो ये कहा जी हाई कोर्ट के लिए हम प्रेजुडिस नहीं होने चाहते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हाई कोर्ट जो है और हाई कोर्ट के जज को भी या उसको कोर्ट को भी आड़े हाथों लिया एक आधे मार्क पे, और फिर कहा कि जी आप यहाँ पे इसको केस को जो है हम कल के लिए बेंच कर देते हैं।
तो उन्होंने कहा जी कि वो हाई कोर्ट सुनने का टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा जी हम रात 9 बजे तक बैठे हैं, 2 बजे कोर्ट करेंगे, रात 9 बजे। मेरा अपना ख्याल है और मुझे लगता ही था कि हाई कोर्ट या तो कम टू सुप्रीम कोर्ट प्रेशर या वो उसको डक कर देंगे। उन्हें डक करना पसंद फरमाया है और ये हकीकत है कि इन अ वे बड़ा पोलाइट स्नप है। उन्होंने उस केस के अंदर कोई जल्दी नहीं की, आज हेयरिंग में उसकी आराम से केस सुना, सुप्रीम कोर्ट का 2 बजे का टाइम, उसका डिसरिगार्ड रखा उन्होंने और उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा जी कि चलो जी कल पे मुलतवी करते हैं। और कल पे भी ऐसे की गई जैसे अभी शरपति मदर साहब ने कहा है जो है ऑन एयर या ऑफ एयर कि जी 3 घंटे के अंदर उन्होंने कहा जी अमजद प्रोफेसर साहब कितना आर्गूमेंट देंगे 3 घंटे। रिपोर्ट हुआ है सर, ये तो उन्होंने पूछा कि कितने। हाँ नहीं रिपोर्ट तो है नहीं, मैं यहाँ तो जिक्र हो गया हो चुका है तो मुझे नहीं करना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ शायद ऑफ एयर हुआ तो मैं उसको जिक्र कर दूं। एक तो आप गलतियां बहुत निकालती हैं। नहीं मेरी मजाल मैं इसलिए कह रहा था कि आपका टाइम बच जाए, वो मेरे आपने उसको मजीद डाल दिया। मैंने कहा अगर हो चुका जिक्र तो फिर ये तज़िया औकात है। ठीक है सर। तो दूसरी क्राइसिस ये है जी कि इसके अंदर बहुत हकीकत है कि तज़ीक में सूरत हाल रही है। फिर उसके अंदर उसने कहा मैं बेल भी दे दूंगा। अब आपने हमें 11 मई की इमरान खान साहब की बेल हम देख चुके हैं कि वो पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा वाक़या हुआ है कि बंदा जो है फिजिकल रिमांड में है और उसके अंदर उन्होंने बेल दे दी और मुकदमे को रिवर्ट कर दिया। अब साथ उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ भी बेल दे देंगे, यानी कि जो सुना था कि तो उनका अरेस्ट डाल दिया गया है उसके अंदर साइफर के अंदर और 1-2 और केसेस के अंदर उनका जो अरेस्ट डाल दिया गया है, उनको FIR काट गई है। तो उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा जी ये तो आप इस तरीके से तो उसको डालते रहते हैं, एक बंदा अरेस्ट हुआ है वो पेश नहीं हुआ है, रूटीन का चक्कर है, इस तरह को जो है मेरे ज़हन में नहीं रिमार्क दिया। तो आई थिंक ये आज कोई अच्छे नोट पे नहीं हुआ कि जो एक हरारगी का डेकोरम है वो अंडरमाइन हुआ। अच्छा, अच्छे नोट पे नहीं हुआ। लेकिन ये सर आप फिर कहेंगे मदर साहब मैंने डक का इस्लाफ नहीं कहा। अच्छा जी डक। लेकिन सर एक चीज फिर आप कहेंगे मैं आपको करेक्ट करा रही हूँ, लेकिन ये बेल वाली चीज मेरा नहीं ख्याल के कहीं डिस्कस हुई है। ये ऐसे कोई रिमार्क्स नहीं आए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वैसे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उन्हें वकील नहीं रजीव कोजो को बेल की तो हुई है, बेल के अंदर उसकी जो डिटेल जो मैंने की है वो शायद उन्होंने शायद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले की है या इन्होंने की है, मैं मिस कर गया हूँ कि ये बातें हुई हैं। एक बात तो कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ है कैटेगोरिकली, उन्होंने कहा कि हम आप बेल दे, लतीफ कोच साहब को बताया कहा ये कन्वर्सेशन में, क्योंकि वो बैक कर रहे थे, बार बार उनसे बात कर रहे थे। चलिए इसको मैं डबल चेक भी इसको कर लेती हूँ और करवा भी लेती हूँ। मेरा ख्याल है सिर्फ इस तरह से एक रिमार्क था, वो भी अमजद परवेज साहब से मुकालमा हो रहा था उसी दौरान कि आप क्या चाहते हैं, क्या करें हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ को क्या बेल दे दें, वो इस तरह से कुछ रिमार्क था। लेकिन वो इस तरह से हमारी नुमाइंदा जो मरियम नवाज है उन्होंने बताया कि इस फ्लो में वो हुआ है, वो शायद लतीफ खोसा के से पूछा उन्होंने या उनको कोई रिमार्क्स नहीं दिए। तो अब नियतों का हाथ अंदर जानता है कि ये बात जब लब पे आती है तो अंदर भी कुछ होगा। जैसे कल जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि अगर आप अदालत में नहीं होते और घर बैठ के तज्जिए कर रहे होते तो इसका मतलब आप अपनी सहाफती जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे होते। फाइज ईसा साहब के लिए कि जो तज्जिया होता है वो रिपोर्ट की बुनियाद पर होता है, रिपोर्टर अपना काम करता है और उसकी खबर की बुनियाद पर तज्जिया किया जाता है। अक्सर अलीना क्योंकि जब आप अदालत में होते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे जो रिमार्क्स हैं वो बतौर सवाल भी पूछे जा रहे होते हैं और अगर आप सिर्फ उनको लफ्जों में पढ़े तो उसका शायद मतलब कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल मुख्तलिफ निकलता है। रिपोर्टर्स आपको बेहतर बता सकते हैं किस अंदाज में वो बात बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें होती हैं वो वैसे ही मजाक के तौर पर या अपनी एम्बिग्विटी क्लियर करने के लिए पूछी जाती है, लेकिन वो पेपर पे लिख के बिल्कुल अलग उनका कॉन्टेक्स्ट। बहरहाल बेनज़ीर आप कहिएगा आपको वजह क्या लगती है, क्या जैसे 2 तज्जियाकार कह रहे हैं रियलाइजेशन या जैसे न्याजी साहब कह रहे हैं कि ऑप्शन ही कोई और नहीं थी? अलीना मेरे ख्याल से ये डिबेट ही बिल्कुल इरेलेवेंट है कि आज उनका रवैया कैसा था सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस साहब का, क्योंकि कल जो रिमार्क्स आए उसके बाद तो मैं कहूँगी द डैमेज इज़ डन। क्योंकि एक दफ़ा जब आपके बारे में एक तासुर बन जाता है तो उसके बाद उस तासुर को ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है, बड़ा वक्त लगता है।
पाकिस्तान बार काउंसिल के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो उन्हें तनकीद की, मेरे ख़्याल से वो बिल्कुल दुरुस्त है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम हाई कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, उनका फ़ैसला आने दें, फिर हम इस मामले को देखेंगे। दूसरी तरफ वही बेंच सुप्रीम कोर्ट का कह रहा है कि ट्रायल कोर्ट ने जो फ़ैसला किया वो गलत किया। अभी हाई कोर्ट का फ़ैसला ही नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट का जो फ़ैसला जो है, जो हाई कोर्ट देख रही है, वो गलत है। तो पाकिस्तान बार काउंसिल कह रही है कि जब एक आला अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस से इस किस्म के ऑब्जर्वेशंस आए, इस किस्म के रिमार्क्स आए, तो एक लोअर जुडिशरी, एक सबऑर्डिनेट जुडिशरी क्या उसको वाकई में नज़रअंदाज कर सकती है या उसका इन्फ्लुएंस होगा उनके फैसले पे? दूसरी बात एलिना कि जिस किस्म के रिमार्क्स आते हैं और हम देखते हैं एक पैटर्न सा बनता चला जा रहा है चीफ जस्टिस से, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, लेकिन जब चीफ जस्टिस साहब केस सुन रहे होते हैं और इमरान खान साहब का केस आता है तो कुछ किस्म के ऐसे रिमार्क्स आते हैं जो बिल्कुल मुनासिब नहीं होते। और हम बहुत बार इस शो पे डिस्कस कर चुके हैं। इमरान खान साहब जब आए अदालत में तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा आपको देख के बहुत खुशी हुई। क्या चीफ जस्टिस साहब को ये बात करनी चाहिए थी? एक और रिमार्क जो मेरे लिए सबसे हैरान कुन था, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि 23 करोड़ अवाम इंतज़ार कर रही है कि उनके लीडर आएँ और आके मामला आगे बढ़ाएं। कल भी अदालत में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को सुना नहीं गया। और जो सेनेटर साहब बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट मामला सुने, लेकिन आप उनको एक डेडलाइन भी दे रहे हैं कि 11 बजे हाई कोर्ट सुनेगी तो 2 बजे हम बैठेंगे और 2 बजे हम इस केस को देखेंगे। तो ये देखें, केसेस आप देखें, मेरिट के हिसाब से रिमार्क्स दें, लेकिन जब आप इस किस्म के रिमार्क्स देते हैं अदालत में जिसका केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर सवालात तो उठेंगे। मेरे ख्याल से जो सबसे अफसोस की बात है लीना, वो ये है कि एक तोशा खाना एक जेन्युइन केस है, एक सॉलिड केस है। राना अबरार साहब को हमने देखा है कि उन्हें कितनी मुश्किलों से ये केस वो लेके आए हैं और क्या क्या उनको कीमतें अदा करनी पड़ी हैं, लेकिन इस केस को लग ये रहा कि इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 इदारों के बीच में जंग है और वो दोनों इदारे जो है अनइलेक्टेड है। एक इदारा जो है उन्होंने तय कर लिया है कि वो इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या चाहे केस सही हो गलत हो, वो एक के बाद एक केस बनाते रहेंगे। दूसरा अदारा लगता ये है कि उनको रिलीफ देना चाहता है। देखिए, मैं ये बात वाज़ेह कर दूं, अगर उनका रिलीफ बनता है, उनको रिलीफ मिलना चाहिए। अगर केस का जो फैसला है तोशा खाना का वो जल्दबाजी में हुआ तो बिल्कुल ओवरटर्न होना चाहिए, ये उनका बुनियादी हक है। लेकिन जब चीफ जस्टिस साहब अदालत में इस किस्म के रिमार्क्स पास करते हैं तो फिर लोग सवाल पूछेंगे कि क्या मेरिट पे रिलीफ मिल रहा है या किसी और वजह से रिलीफ मिल रहा है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे अपने दूसरे सवाल के साथ। इलेक्शंस के मामले पे एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल गया है। गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को एक ख़त लिखा और उनसे कहा कि वो दावत देते हैं मुशावरत के लिए इलेक्शंस की तारीख के मामले पर सिकंदर सुल्तान राजा को। और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उस ख़त के जवाब में एक और ख़त लिखा है और उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया है सदर साहब को, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि इलेक्शंस एक्ट में जो तरमीम हुई है हालिया, उसके मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो इंतखाबात की तारीख दे। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जिस तरीक़ाकार से असम्बली तहलील हुई है कबल अज़ वक्त, उसमें भी सदर मुमलिकत किसी तरह से अपना ये इख्तियार तारीख देने का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी रेफ़र कर रहे हैं तो वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। सदर मुमलिकत को ख़त मिल गया है और उन्होंने अपनी कानूनी टीम से मुशावरत के लिए ये मामला उनको रेफ़र भी कर दिया है। सवाल हमारा ये अपने तज्ज़ियाकारों के सामने कि सदर मुमलिकत या इलेक्शन कमीशन, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? बेनज़ीर अलीना, ये इस पे जो कानूनी माहिरीन है उनका कोई ख़ास इत्तेफाक नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है ये कहना। मेरे ख़्याल से ये मामला जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहाँ पे उम्मीद ही कर सकते हैं कि एक फुल कोर्ट बेंच बनेगा और इस मामले को देखेगा, क्योंकि एक पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला है। और इस बार जो है फ़ैसला ऐसा आना चाहिए कि पूरे सुप्रीम कोर्ट से आए, ताकि ऐसा लगे कि एक आवाज़ में सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये फ़ैसला दे रही है। देखिए, कुछ जो कानूनी माहिरीन है वो कहते हैं बिल्कुल सदर का इख्तियार है अंडर आर्टिकल 48(5). लेकिन मेरी राय में जो इलेक्शन कमीशन ने जो ख़त लिखा है, उनकी जो उन्होंने उसमें जो दलाइल दिए हैं उसमें काफ़ी वज़न है। देखिए वो उसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर सदर जो है अंडर आर्टिकल 58(2)
असेंबली को तहलील करें जिसमें वो खुद अकेले कर सकते हैं। और उसमें सिचुएशन क्या होती है, ऐसी होती है कि जहाँ पे वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया हो और उसके बाद कोई और वज़ीर आज़म इलेक्ट ना हो सके क्योंकि उसको मेजॉरिटी ना मिले। तो इस किस्म की सिचुएशन में जब कोई वज़ीर आज़म ही नहीं है तो सदर जो है वो खुद असेंबली जो है तहलील कर सकते हैं। इस किस्म के सिनारियों में सदर ही फैसला करेंगे कि इलेक्शन की तारीख क्या होगी। लेकिन वो कहते हैं कि इस वक्त जो असेंबली तहलील हुई है वो अंडर आर्टिकल 58(1) हुई है, जिसका मतलब कि वज़ीर आज़म ने एडवाइस भेजी और फिर सदर ने तहलील की। यहाँ पे वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होता है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाके देखा जाएगा। लेकिन अगर हम इस लीगल डिबेट को एक तरफ रखें तो अलीना, इस पूरा ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो पूरा बहरान है, ये किस वजह से है? ये सिर्फ एक वजह से है कि अभी इस वक्त पूरे मुल्क के पास कोई इलेक्शन की तारीख नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि हमारे पास इख्तियार है तारीख देने का, तो फिर आप दें। तो जब आप ये वैक्यूम क्रिएट करेंगे, जिस वैक्यूम में कंफ्यूजन बनी हुई है, जहां पे एक फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के जिनके पास आजकल पंजाब में ओहदा भी है, वो कह रहे हैं कि शायद बात मई तक चली जाए, तो फिर इस कंफ्यूजन में, इस वैक्यूम में सदर भी आएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी आएंगे और आपसे हो सकता है शायद ये इख्तियार लेके सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला कर दे और डेट दे दे। तो ये देखिए, मेरे लिए जो सबसे अहम चीज़ है इस वक्त, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मेरी राय में इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए कि अगर आप 90 दिन से आगे जाते हैं तो जो आइन में आर्टिकल है 90 दिन वाला, उसका क्या होगा? क्या आप हल्का बंदियां 4 महीने से पहले करवा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सीटें नहीं बदल रही? क्या आपके पास रिसोर्सेज, क्या आपके पास फंड्स हैं? और ये जो अब एक नया मामला शुरू हुआ है इलेक्टोरल रोल्स का, इसमें कितना वक्त लगेगा? तो क्लैरिटी की भी जरूरत है लीना, और सबसे अहम डेट की जरूरत है। अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमारे पास अच्छा, डिलिमिटेशंस के मामले में मुशावरत तो हो रही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे से हुई, अली जफर साहब गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। फिर बाकी जमातें हैं उनको भी मदऊ किया गया है। न्यायी साहब, आपकी तरफ यही सवाल लेके आऊंगी, आपको क्या लगता है अभी तक जो मामला हो रहा है किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है उसके अंदर? पहली बात तो ये है जी कि बिल्कुल ही मिलती जुलती सिचुएशन है जो है ना, जो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान हुई है। और मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अगर आप माइल हो गए हैं कि उसको जरूर आजमाएं, तब आजमाई करें। देखिए, पहली बात जो है कि मैं राजा सिकंदर सुल्तान साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। हकीकत यह है कि उनके अपने प्रिंसिपल है और जो उनके समझ में आया तो उसके लिए वो स्टैंड भी लेंगे और कर भी गुजरेंगे जो कुछ समझ में आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जी राजा सिकंदर सुल्तान साहब ने अगली जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना। सदर साहब की मजबूरी है कि यहाँ से निकलने के बाद तहरीक इंसाफ उनको स्पेस चाहिए। कुछ उन्होंने ऐसी गलती की है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनसे नाला थे, उनके ऊपर एतमाद खत्म हो चुका था और तहरीक इंसाफ वाले अपने सोशल मीडिया पे भी उनको आड़ियातों ले रहे थे और गाली दे रहे थे। चुनांचे उन्होंने जो यकदम वो ख्वाब खरगोश से जाके उन्होंने कहा जी कि मेरे ऑफिस से फाइल जो है वो मेरी इजाजत के बगैर रख ली गई और सारा कुछ। और फिर वहां पे एक और जो है ऑफिशियल के साथ झगड़ा है अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बकार साहब के साथ, यहाँ पे राजा सिकंदर सुल्तान साहब के साथ इनका मता पड़ गया। तो इस सूरत में इनकी वजह ये नहीं है कि वो उनको बदले हुर्रियत बन गए हैं या कोई बड़ा इनकलाबी बनने में लगे हैं सदर मोहतरम, या आइन उनको याद आ गया है। ये सारे हम देख चुके हैं सदर साहब के 4-5 साल जो गुजरे हैं। अब यहाँ उनकी सिर्फ ये वजह है कि आगे उनको पिजराई मिलती है नहीं मिलती, उसका पता क्या बनता है। लेकिन एक मैं बात बता दूं कि जो इलेक्शन अमेंडमेंट्स हुई जो इलेक्शन का कानून के अंदर असेंबली के अंदर, तो जाहिर है वो इसी दिन के लिए की गई थी, वो मेरे लिए की गई थी या कोई मदर साहब के लिए कोई जो है जरूरत रिश्ता के लिए की गई थी, वो इसी काम के लिए की गई थी कि वो आएंगे। और आखिरी बात ये है जो आप पता नहीं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो, वो इखलाई मखलूक है ये, वो इलेक्शन जो फैसले हुए हैं ना, ये सारे उसके मुताबिक होंगे, चाहे वो आपका आइन कानून। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे इदारे जो हैं वो कितनी दफा आपको बताएं 70 साल के अंदर, पिछले 4 साल 5 साल के अंदर के या पिछले 10-15 साल में कि उनको जब पता चले कि आइन और कानून इंसाफ नहीं देता तो वो फिर आइन और कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और अपने आप को इंसाफ दे देते हैं। चाहे बेनजीर साहब उसे कहे कि जुलूस मार जरूर निकाले, उधर ना जाए जैसे तरीके से साहब चली गई थी,
ताकि पता चले कि लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन होगा वही कि जो आपके ये लोग जिनको जो आपके कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल से दो चार है कि आइन और कानून के ऊपर आपने काजी फाइज साहब ने 2 फैसले किए थे, तो मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख के वाहिद जज हैं कि जिन्होंने उनको ना सिर्फ इंडाइट किया बल्कि जिसको कहना है उनका नाम नॉमिनेट किया, उसके बाद वो बेचारे वैसे तो ना सिर्फ अजीबोगरीब बड़े बल्कि अफसोसनाक सूरत हाल भी इसको कहना चाहिए। शहजाद, जो न्यायी साहब कह रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? आखिरी बात, हाँ आइन अलीना, इलेक्शन जो है फरवरी में भी हो जाए तो आप दुआ करें, ठीक है, क्योंकि ये जो पिछले के जो सवाल है उसके अंदर भी, इस सवाल में भी, जो भी रास्ते में आएगा ना, वो चाहे जज होगा या कोई और होगा, वो सारा उड़ जाएगा। अगलों के इरादे अटल और मुसम्मम है। ये तो बड़ी अफसोस की बात है सर, मैं दुआ क्या करूं, एक चीज लिखी हुई है और वो नहीं हो रही। और मैं तो अलीना आज 71 साल का हो गया हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि जी अफसोस की बात अगर है तो ये मैं बड़े अरसे से कर रहा हूँ। शहजाद, मैं तो 50 साल हो गए। अलीना, मेरे ख्याल से तो आइन बड़ा क्लियर है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। एक तो ये कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना लाजमी है, और दूसरा ये कि 48(5) बड़ा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है मेरी नजर में कि अगर प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो फिर उन्होंने तारीख देनी है और तारीख 90 दिन के अंदर होगी। मेरे ख्याल से इसमें कोई अभाम नहीं है। और इसकी एक दलील खुद अभी नियाजी साहब ने दे दी कि अगर ये क्लियर नहीं होता तो हुकूमत जाते जाते इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके, इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 757 में तरमीम करके ये ना लिखती कि प्रेसिडेंट नहीं डेट देंगे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डेट देगा। वो कोशिश ही यही थी कि कानून के जरिए, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए आप कोशिश करें कि जो आइन में लिखा हुआ है उसको आप नलिफाई कर सकें। लेकिन ये हमें सबको पता है कि आइन जो है वो किसी भी कानून के मुकाबले में बालातर होता है, उसकी फौकियत ज्यादा होती है। तो यहां पर भी आप आइन को देखेंगे, ना कि सेक्शन 57 जिसका हवाला आज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। और ये एक केस नहीं है, नून लीग की हुकूमत ने पीडीएम की हुकूमत की एक ये रविश रही है। 2-3 मामलात ऐसे हैं जहां पे उन्होंने आइन को तब्दील करने की कोशिश की है, महज एक कानून साजी करके, एक कानून लाकर, जो कि मुमकिन नहीं है। एक मिसाल तो ये वाली है, 48(5) में क्लियर है कि प्रेसिडेंट ने तारीख देनी है, लेकिन इन्होंने चेंज करके कोशिश की कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान तारीख देगा। ये मुमकिन नहीं है। दूसरा 62(1)(f) जो कि साइलेंट है कि सजा कितनी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह तशरीह की हुई है। बेशक एक गलत तशरीह है, हम नहीं समझते कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो तशरीह की हुई है तो उसकी एक आईनी हैसियत है। लेकिन इन्होंने क्या किया, हुकूमत ने, उन्होंने कानून पास कर दिया कि आइन में जहां पे सजा का तयन नहीं किया हुआ, वो सजा कंसिडर की जाएगी 5 साल। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं नवाज शरीफ साहब 5 साल बाद अहल हो जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर चुका है, उसकी एक आईनी हैसियत है, या तो एक लार्जर बेंच बैठे और उसकी तशरीह करे, या फिर आप 2/3 मेजॉरिटी के जरिए आइन को तरमीम करें। तीसरी कोशिश इन्होंने रिव्यू ऑफ जजमेंट में की थी, जिसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में दे दिया है। इस पे भी हर वकील मुत्तफिक है कि 184(3) का स्कोप वाइडन होना चाहिए, अपील का हक होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ रिव्यू का हक दें एक उस शख्स को जिसको सुप्रीम कोर्ट सजा देता है या उसके खिलाफ फैसला देता है। लेकिन उसका तरीकेकार क्या है, आप उसको एक एक्ट बना के नहीं कर सकते, आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। और यही जो है क्रक्स था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। तो एक मामला नहीं, कई ऐसे मामला हैं जिसमें हुकूमत ने एक कोशिश की है, और बड़ी गलत कोशिश है मेरी नजर में, कि एक आइन बना दे, एक कानून बना देते हैं और वो समझते हैं कि इस कानून बनाने से जो आइन है वो तब्दील हो जाएगा। तो मेरी नजर में जैसे केपी और पंजाब इलेक्शंस के वक्त ये तय था कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, लेकिन उस वक्त कहा गया फंड्स नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। अब ये एक और भोंडी कोशिश है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान माजरत के साथ उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो कि नहीं चाहते कि इलेक्शन 90 दिन में हो। लेकिन समझने की जरूरत यह है अलीना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो करने जा रहे हैं ना, ये कितना तबाहकुन होगा। आप पिछले इस हफ्ते खाली देख लें, रुपया आपका बेकाबू हो गया, 320 से ऊपर जा चुका है, इंटरबैंक मार्केट में 300 रुपए क्रॉस कर चुका है। क्या ये गवर्नमेंट, और इसका असरात आप देखेंगे, बिजली की कीमत पे मजीद आएंगे, पेट्रोल की कीमत पे मजीद आएंगे। आपको लगता है कि आप इस सेटअप के साथ मजीद 6-8 महीने गुजार सकते हैं, जहां पे हुकूमत ना आवाम को जवाब दे हो? अगर उनका इनएक्शन होता है वो अकाउंटेबल भी नहीं होंगे, ना आवाम उनको इलेक्शन में अकाउंटेबल ठहरा सकती है, ना कोई और इदारा आके उनको अकाउंटेबल ठहरा सकता है। क्या आप चाहते हैं कि ये पॉलिसी सस्टेन करे 6-8 महीने
मुझे तो नहीं नजर आ रहा कोई होप है। अगर आप समझते हैं कि कुछ असासे भेज के आप पैसे लेके भी आ जाएंगे, दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक पॉलिसी। अच्छा करेंगे आप असासे भेज देंगे, लेकिन क्या वो एक ऑनगोइंग इकोनॉमिक पॉलिसी बन सकेगी? मुझे नहीं लगता बन सकेगी। वैसे मुल्क में वैसे शहजाद, ये तो माजरत के साथ बड़ी मिली भगत नहीं लग रही कि अब तो गेम प्लान इस तरह से लगता है कि शायद जो हुकूमतें हैं, जो इलेक्टेड हुकूमतें हैं, उन्होंने कबल अज़ वक्त तोड़ी, इसीलिए जो हम जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे इतने अरसे से कि कबल अज़ वक्त असेंबली तोड़ी, इसीलिए उनको पता था कि आगे ये सब कुछ आने वाला है, तो इसलिए इनके हाथ में दे दो, ना हम जवाब देंगे ना हमारे ऊपर गंद आएगा। वो तो इसलिए चाह रहे थे ना कि 90 दिन मिल जाए ताकि नवाज शरीफ साहब सितंबर के बाद तशरीफ लाएं, वो कैंपेन करें, उनको कैंपेन का वक्त मिले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो उनकी मकबूलियत कम करने का मौका मिले। उस वक्त वो हमें ये दलीलें दे रहे थे, लेकिन आखिर में जो ये फैसला करके गए सीसीआई में, उससे तो बड़ा वाजे था, चाहे पीपल्स पार्टी भी अब जो कुछ कहे, ये बड़ा वाजे था कि वो जो स्ट्रैटेजी या जो फैसला करने जा रहे हैं उसके जरिए इलेक्शन में ताखीर होगी। आप कर लें, आप 10 साल ताखीर कर लें, लेकिन आपको लगता है उससे मुल्क बेहतर हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो फिर आप ना करें। आप देख लें इस वक्त क्या हाल है ना, कोई पुरसाने हाल है? कोई आपको फाइनेंस मिनिस्टर, कोई आपको और टीवी पे आके नजर आया कि इस वक्त एक काम कर ही नहीं सकते ना, हम तो पूछ ही नहीं सकते क्योंकि वो इलेक्टेड है ही नहीं, वो तो इंटरिम है। अब पूछे तो किससे पूछे, करे तो क्या करे? आपको जवाब दें, माजरत के साथ मीडिया को जवाब दें ना, आपको जवाब दें। उनका काम है 3 महीने, वो उनको करने दें। आप उनके सर पे अलग बोझ डाल रहे हैं और एक चले 6 महीने भी चला लेंगे, 6 महीने में आप 75 साल के मसाइल हल कर देंगे क्या? ऐसी डायरेक्शन दे देंगे? तो फिर आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि इस मुल्क में तमाम सियासी जमातें फेल हो चुकी हैं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, और ये केयरटेकर गवर्नमेंट ही मुल्क के मसाइल हल निकाल सकती है। अलीना, पहली बात यह है कि जब मैंने कह ही दिया है कि मैं आज 71 साल का हो गया हूँ, तो झूठे मुंह तो कोई हैप्पी बर्थडे कह देते हैं। आज मैं अगले से जब मैंने कह ही दिया आज 71 साल का हो गया हूँ। अरे सर, नहीं बिल्कुल नहीं सर, आज है कि आज मैं 71 साल का हो गया। सदर साहब को एक खत आपको लिखना चाहिए। मैंने कहा 51 साल से मैं ये रट सुन रहा हूँ, मैं उस पर आए में कहा था, मैंने कहा आज मैं 71 साल का हो गया। हैप्पी बर्थडे न्याज़ी साहब। नहीं न्याज़ी साहब हैप्पी बर्थडे। और सदर साहब क्योंकि आजकल खतों किताबत बहुत कर रहे हैं, तो एक खत उन्हें लिखना चाहिए आपको हैप्पी बर्थडे का। आपकी तो बारी आने वाली है, लेकिन जो बोल चुके हैं बेनज़ीर और शहजाद, पहले उनको कह लीजिए। देखिए, पहली सीधी सी बात है, अभी जिस तरह शहजाद भी बात कह रहे थे, आप इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इलेक्शन की डेट का ऐलान करे। ये सारी कंसल्टेशन, पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन, ये सब चीज़ें फ्रोई हैं। मेन चीज़ ये है कि आप इलेक्शन की डेट दें, उसकी मोडालिटीज़ के लिए आप गुफ्तगू करें पॉलिटिकल पार्टी से, इसलिए कि ये गैर यकीनी सूरत हाल आपको कहीं का नहीं रखेगी। आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो खला में पहुंच गया है, हम ज़मीन में धंस गए हैं। और ये इस सिचुएशन से निकलने के लिए, इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकलने के लिए कोई ख़त लिखे या ना लिखे, लेकिन इलेक्शंस नवंबर में हो जाने चाहिए। इलेक्शंस नवंबर में हों, फ्री एंड फेयर हों, तमाम जमातों को उस इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त हो, जो पार्टी जीते उसे 5 साल की हुकूमत करनी चाहिए। सिर्फ इसी तरह आपकी गैर यकीनी सूरत हाल से आप निकल सकते हैं, वरना आप जितना डिले करते जाएंगे, जितना कन्फ्यूजन क्रिएट करते जाएंगे, जितना अदालतों में लड़ाई लड़ी जाएगी, जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी, लोगों का हाल बुरा हो जाएगा। अलीना, आज एक कमर्शियल पायलट मुझे एक ऐसी कंडीशन में मिला जो मैं बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि उसने मुझसे ये कहा कि खुदा के लिए आप ये नहीं बताइएगा कि मैं क्या काम करता हूँ। उसने सिर्फ एक बात की कि वो लोग जो इश्तिहार देते हैं कि जी 20 पायलट्स चाहिए हैं, 25 पायलट्स चाहिए हैं, वो हमारी उम्मीदों पर क्यों पानी फेर देते हैं? क्योंकि हमें पता चलता है कि इश्तिहार तो आ गया लेकिन सिलेक्शन पहले ही हो चुकी है। ये माइंडसेट है, वो ये माइंडसेट है। इस माइंडसेट को आप, और ये सिचुएशन है इस वक्त, ग्राउंड सिचुएशन है, इसको खुदा के लिए समझें। ये सिकंदर सुल्तान साहब बहुत कानून जानते होंगे, बाकी लोग बहुत कानून और आइन जानते होंगे। सीधी सी बात है, 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, कम वोट में आप 90 रोज़ में इलेक्शन कराएं, गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करें। आप क्या चाहते हैं कि इस मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं? 320 का डॉलर हो गया है, इस डॉलर को आप क्या 400-500 रुपए पर उस पर ले जाना चाहते हैं? 400। ये सिचुएशन से हम जो लोग भी हैं करता धरता, जो भी पावर सेंटर्स हैं, दे शुड रियलाइज कि वेयर वी आर गोइंग,
आप इस चीज़ को जितना ड्रैग आउट करेंगे आप उतना ही ज़्यादा जो है उसमें फंसते चले जाएंगे। न्यायी साहब प्लीज इसको मुख्तसर रखिए। पहली बात तो यह है कि इन ऑल फेयरनेस हकीकत यह है कि इतनी बड़ी तरीके साफ वर्ड है या नहीं है, या हमारे जो दानिश्वर वर्ड है या नहीं है, लेकिन मुस्लिम यून जो है फ्रॉम टॉप रैंक्स टू जो जिनको मिडिल रैंक, वो फिक्रमंद है कि इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं। लेकिन सियासी पार्टियों के पास इतनी गुंजाइश नहीं होती। सर उन्होंने तो ग्राउंड बिछाई है सारी मुलतवी करने के लिए। भाई अब छोड़ अलीना, मैं ये सारी बातें समझते हैं क्या। पहली बात तो ये है कि एक अरसे से इमरान खान साहब कहते हैं मेरे पास में कुछ नहीं था, इलेक्शन कमीशन भी मैंने नहीं लगाया। तो अगर इमरान खान के पास में कुछ नहीं था तो क्या शहबाज शरीफ साहब के पास था, जिसके कब्जा इस्तेमाल में आपके पास डिसीजन मेकिंग है? उन्होंने जब ये फैसला कर लिया, मैं तो कहता हूँ दुआ करें कि ये जो मैंने सुना है अभी हमारे, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन मुलतवी हो गई या स्पेस होगी किसी नहीं सर, ये नून लीग कैसे वरीड है और अब किस हैसियत से वरीड है सर वो, ये तो बताएं सर। देखो आपको अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, उनकी मीटिंग नहीं कर रहे थे, वो पहले दिन से जब डिसॉल्व कर रहे थे यही निगोशिएट कर रहे थे कि जी हम निगरान पे भी स्पेस नहीं देंगे क्योंकि ये इलेक्शन मुलतवी ना करते, जो क्योंकि इलेक्शन मुलतवी करने के बाद सियासतदानों के पास कुछ नहीं आना, या हमें पता नहीं है कि ये सारी जो बिसात है। तो फिर वो कानून साजी क्यों की, निगरां को इख्तियार देने की, फिर डिलिमिटेशंस के ऊपर इसरार क्यों किया और सीसीआई में मंजूरी क्यों दी? आपने इमरान खान साहब की तो हुकूमत नहीं थी ना सर, ये तो पिछले 1-1.5 साल में हुआ है। यार मुझे बताएं कि जब इन्होंने जावेद इकबाल को नवाज शरीफ साहब लगाया जिसके हाथों चले गए थे, अब क्यों किया? इमरान खान साहब जो सुल्तान राजा सुल्तान सिकंदर सुल्तान के हाथों चले गए, क्यों किया? ये हम पता नहीं, हमें ऐसे मासूमाना सवाल के सवाल की बजाय जो हार्ड हमारे जो फैक्ट्स हैं उनको फेस करना चाहिए कि मुल्क के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। जो आखिरी फिक्र मेरे ले ले कि मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर इमरान खान साहब का मकबूज जो है जनवरी फरवरी में ना छापा गया और अदालतों ने कोई प्रेशर डाला, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, दूसरे दोहरा रहा हूँ, तीसरा अपने कॉलम में दोहरा रहा हूँ कि फिर आप समझें कि एक पीसीओ हमारा एक आजमूदा फार्मूला इस मुल्क के अंदर, वो जजेस को क्लिप करने के लिए इमरजेंसी पीसीओ, ताकि उसके बाद मजीद अपने मर्जी के मुताबिक फैसले चला सके, क्योंकि एक दफा माइट इज राइट का असूल पाकिस्तान में हर तरह से लागू है। मेरे मासूमाना सवाल, मैं क्विक राउंड इसके ऊपर कर लेती हूँ ज़रा, मैं अपने तज्जियाकारों के पास लेके जाती हूँ आपकी यही बात। बेनज़ीर लीना, मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई, आजकल तो पीपल्स पार्टी भी यही बात कर रही है। बल्कि आपने कभी सोचा था कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो एक पेज पे होगी? पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि वो सेंसस जो है अप्रूव कैसे तो हुआ, फिर वो कसूरवार नहीं है? चीफ मिनिस्टर्स थे और पीटीआई बिल्कुल आपको, जब आप सेंसस अप्रूव कर रहे थे तो आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर या ईसीपी को बुलाया क्यों नहीं, उनसे पूछा क्यों नहीं आपको कितना वक्त लगेगा? अब आप कह रहे हैं कि हम तो समझे कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, तो बिल्कुल है आपके चीफ मिनिस्टर वहाँ बैठे हुए थे, आपको बुला के सारी मालूमात लेके फिर अप्रूव करना चाहिए था सेंसस। बिल्कुल कसूरवार है शहजाद। नहीं, बल्कि इस पे तो सीसीआई में इलेक्शन कमीशन को बुलाने की जरूरत नहीं थी। कायरा साहब जिरगा प्रोग्राम में बैठे हुए थे साफी साहब के साथ, 12 अगस्त की बात है, और बड़े नॉर्मली बता रहे थे कि इलेक्शन डिले होंगे, जनवरी फेब में होंगे। पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं था। फिर 2-3 रोज बाद फैसल करीम कुंडी साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है वो आना शुरू हुए, उन्होंने नया नैरेटिव बनाया कि नहीं इलेक्शन तो वक्त पे होने चाहिए। पीपल्स पार्टी को मालूम था कि क्या होने जा रहा है, अब वो उन्होंने मजबूरी में फैसला किया, अपनी मर्जी से किया। फैसला तो वो कर चुके हैं, या तो वो इतने बहादुर बने नाम ले लें जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, तो वो तो बताए ना कि क्यों किन मजबूरियों में फिर उन्होंने फैसला किया, अगर मजबूरी में किया। वैसे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जो फैसला किया था इसका आइडिया था कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। ठीक है माय साहब। एन मुमकिन है न्याजी साहब का इशारा इमरजेंसी की तरफ हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि पीसीओ सिर्फ उसी सूरत में आ सकता है। न्याजी साहब या माशाल्लाह, अब आप थोड़ा आगे चले गए। इसके ऊपर हम प्रोग्राम क्लोज कर देते हैं जी, इजाजत दीजिएगा।